दोस्तों, आज तक आपने बहुत सी महान हस्तियों की कहानी सुनी होगी। उनकी जिंदगी के किस्सों ने आपको मोटिवेट भी किया होगा। लेकिन आज जिस शख्सियत के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उनके बारे में शायद ही आप में से किसी ने सुना हो। इनका नाम है डॉक्टर सी.के. राउत। वैसे क्या आप जानते हैं कि मधेश के महानायक कौन है? कौन है ये डॉक्टर सी.के. राउत? आखिर क्यों इनको लोग एक मसीहा के रूप में देखते हैं? आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया है जो ये सबके हीरो बन गए? अगर आप भी नहीं जानते हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं डिटेल में। दोस्तों, कहते हैं कि जब धरती पर अत्याचार बढ़ जाता है तब किसी न किसी रूप में फरिश्ते जन्म लेते हैं। ऐसे ही एक फरिश्ते का जन्म हुआ मधेश में, जिनको आज लोग सी.के. राउत के नाम से जानते हैं। इनका पूरा नाम है चंद्रकांत राउत। इनकी शुरुआती शिक्षा दीक्षा इनके गांव के ही प्राथमिक विद्यालय से हुई और इनकी हाई स्कूलिंग वभन गमाकट्टी स्कूल से हुई। इनके बारे में मैं आपको बता दूं, ये बचपन से ही पढ़ने में बहुत होशियार थे। इतने कि परिवार वालों को भाई विश्वास था कि ये बड़े होकर जरूर कुछ अच्छा ही करेंगे। इनकी पढ़ाई के प्रति लगन हमें 10वीं कक्षा में देखने को मिली, जब इन्होंने 10th क्लास में हाईएस्ट मार्क्स लेकर अपना और अपने गांव का नाम भी रोशन कर दिया। इनका बचपन भी आम बच्चों जैसा ही था। इनसे जुड़ी और बातें जानने से पहले चलिए एक किस्सा सुनाते हैं जो इनकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। एक दिन जब ये स्कूल से वापस आ रहे थे तो दूर एक अनजान साधु बाबा एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। तभी साधु बाबा की नजर इन पर पड़ी और इन्होंने अपने शिष्यों से कहा, देखो वो जो सामने से आ रहा है ना, वो हमारी समस्या का निवारण करेगा। और जब चंद्रकांत राउत उनके पास पहुंचे तो बाबा ने उनको अपनी गोद में बैठा लिया और उनसे कुछ प्रश्न पूछे, जिनके उत्तर राउत साहब ने फटाफट दे दिए, जिससे महात्मा बहुत खुश हुए और उनके माथे पर तिलक लगाकर बाबा अंतर्ध्यान हो गए। समय बीता। हाई स्कूल करने के बाद सी.के. राउत काठमांडू चले गए और वहाँ इन्होंने त्रिभुवन विश्वविद्यालय के पुलचोक इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा हासिल किया और उसके बाद उसी कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री भी ले ली। डॉक्टर साहब अपनी काबिलियत के बल पर आगे बढ़ते चले गए। यूं तो राउत साहब बहुत गरीब थे, पिछड़े गांव के रहने वाले थे, लेकिन अपने ज्ञान के दम पर उन्होंने सबको दंग कर दिया। और क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत ही होशियार थे, इसलिए सब उन्हें मानते थे, उनका सम्मान करते थे। उन्हें भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो गांव से हैं या फिर गरीब परिवार से हैं। उनकी योग्यता के आगे वो सब बहुत छोटी सी बात थी। और अपनी इसी काबिलियत और तेज बुद्धि के चलते वो इंजीनियरिंग कॉलेज में भी सबसे ज्यादा नंबरों से पास हुए। उन्हें अनेकों मेडल्स भी मिले। उन्हें युवा इंजीनियरिंग अवार्ड से भी नवाजा गया। इंजीनियरिंग करने के बाद डॉक्टर साहब ने 1 साल तक कॉलेज में पढ़ाया। आपको हम बताना चाहेंगे, राजा ज्ञानेंद्र द्वारा महेंद्र विद्याभूषण पदक भी दिया गया इन्हें। इसके बाद डॉक्टर साहब को स्कॉलरशिप भी मिल गई और वो जापान की टोक्यो यूनिवर्सिटी में जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करने लगे और वहां से उन्होंने इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मास्टर की डिग्री हासिल की। सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं हुआ, ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहा। इसके बाद इन्होंने स्कॉलरशिप हासिल की और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए। वहां से इन्होंने इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग में पीएचडी कर ली। इस तरह एक के बाद एक डिग्रियों का सिलसिला चलता रहा। फॉरेन से डिग्री मिलने के बाद डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हुए अमेरिका में एक साइंटिस्ट के रूप में काम करने लग गए। इन सब के बाद भी डॉक्टर साहब का मन अपने देश को नहीं छोड़ पाया। अपनी मिट्टी की याद तो आती ही है। डॉक्टर साहब भी अपने देश, अपने गांव को हमेशा याद करते रहे। इसी लगाव के कारण वो अपने गांव मधेश के बारे में बहुत सोचने लगे, क्योंकि वो अपने गांव में कुछ विकास करना चाहते थे, अपने गांव की सूरत बदलना चाहते थे। उनको हमेशा यही खलता था कि मधेश अब मधेश नहीं रहा, पहाड़ियों का अड्डा बन गया है, क्योंकि वहाँ पहाड़ी आकर बस चुके हैं। पहाड़ियों का कहना है कि उन्हीं की भाषा में पढ़ना, उन्हीं के जैसे कपड़े पहनना, ये सब डॉक्टर साहब को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि इन सब की वजह से मधेश तो जैसे गायब ही हो गया था। वहाँ पे पहाड़ी लोग आकर बस गए थे, जिसके कारण डॉक्टर साहब इसी बात का चिंतन करते रहते कि किस तरह से वो अपने मधेश के लोगों को उनकी पहचान दिलाएं। डॉक्टर साहब जब पढ़ने के लिए काठमांडू गए और वहाँ पर उन्होंने ये देखा कि मधेशों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। उनके दिल में कहीं ना कहीं ये बात घर कर गई और इसका सबसे गहरा प्रभाव तब देखने को मिला जब ऋतिक रोशन कांड हुआ, जिनमें मधेशों को ढूंढ ढूंढ कर उनके काले रंग के कारण उन पर अत्याचार किए गए, उनकी दुकानें जला दी गई। उस वक्त डॉक्टर साहब बहुत दुखी हुए और ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों। और उसी दिन से डॉक्टर साहब ने ये तय कर लिया कि वो अपने मधेश को आजाद करवाएंगे, उसे भी एक स्वतंत्र मधेश बनाएंगे। मधेश में पहाड़ी दंगे हुए तो वहाँ की पुलिस भी पहाड़ी लोगों के साथ मिलकर मधेश के ऊपर अत्याचार करने लगी, जिसका विरोध डॉक्टर साहब ने किया। डॉक्टर साहब जब बाहर थे तब वहाँ उन्होंने लोगों को मधेश की दुर्दशा के बारे में जागरूक किया और अपने भाषण में उन्होंने उनको बताया कि किस तरह से पहाड़ी मधेश पर अत्याचार कर रहे हैं। चलिए अब दोस्तों इनके राजनीतिक जीवन पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। डॉक्टर राउत अलायंस फॉर राइट्स एंड इंडिपेंडेंट ऑफ मधेश के अध्यक्ष और संस्थापक मेंबर थे। उन्होंने अपने अनाउंसमेंट लेटर में खुद को तराई के लोगों से जोड़ा। उनका कहना था कि पहाड़ी लोगों ने उनके लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है
आपको बता दें 13 दिसंबर 2014 को उनको राजद्रोह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया और इस गिरफ्तारी से राउत साहब ने उपवास करना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों बाद 25 सितंबर को पेट में दर्द की शिकायत के चलते उनको अस्पताल में एडमिट कराया गया और कृषि मंत्री हरी पुराजुली ने राउत साहब से उपवास को छोड़ने के लिए कहा और 11 दिनों के बाद 1 अक्टूबर को राउत साहब ने अनशन छोड़ दिया। आपको बता दें 3 जनवरी 2015 को डिग्री कॉलेज में भाषण देते समय उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस के साथ मुठभेड़ में इनके कई सहयोगी घायल भी हो गए। जब इनसे पूछा गया कि आप लोगों ने आक्रोश क्यों दिखाया, तब इन्होंने कहा कि पहले पुलिस की तरफ से शुरुआत हुई थी और अपने बचाव में हमने यह कदम उठाया और घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल में भर्ती भी नहीं कराया गया। इन सब बातों को सोचते सोचते उनका मन कहीं भी नहीं लगता था, इसलिए वो सन्यासी हो गए। संन्यास लेने के बाद उनका मन कहीं भी नहीं लगा और उन्होंने महसूस किया कि मैं चाहे चीजों से, जिम्मेदारियों से कितना ही क्यों ना भाग लूं, लेकिन मधेशी होना मेरे खून में है और वो मुझसे कभी भी जुदा नहीं होगा। अगर मैं मधेश के लिए कुछ कर पाया तो शायद वही मेरी सच्ची सेवा होगी। अपने मन में इन सब विचारों को लेकर डॉक्टर साहब बिल्कुल वहाँ नहीं ठहरे और वापस अपने मधेश लौट आए, क्योंकि जब डॉक्टर साहब विदेश में थे तब उनका मन मधेश में ही लगा रहता था। उनके मन में हमेशा ये ख्याल आता कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मधेशी इस गुलामी से मुक्त हो जाए और उनका अपना खुद का भी कोई अधिकार हो। इसी विचार के साथ दोस्तों वो अमेरिका से वापस लौट आए। उन्होंने अपनी एक डॉक्यूमेंट्री में मधेश की पूरी कहानी दर्शाई। ये डॉक्यूमेंट्री उन्होंने पूरे देश को दिखाई। इसमें मधेश की सभी समस्याओं के बारे में बताया कि किस तरह मधेश दूसरों के अत्याचार से जूझ रहा है, किस तरीके से लोगों ने इन्हें अपना गुलाम बना के रखा है। हम आपको बता दें कि इस डॉक्यूमेंट्री को अवार्ड भी दिया गया। अपना सब कुछ छोड़कर वो अपने देश वापस लौट आए। मधेशियों की स्थिति सुधारने के लिए कॉन्फ्रेंस में उन्होंने नदियों की स्थिति के बारे में सबको अवगत कराते हुए ये कहा कि यदि आप हमारा साथ देंगे तो हम उन्हें उस परिस्थिति से बाहर निकाल पाएंगे जिस परिस्थिति में आज ये है। इनके इस विचार की सभी ने सराहना की और आश्वासन दिया कि वो उनके साथ है। इसका असर दोस्तों इतना हुआ कि महारानी एलिजाबेथ ने उनके पत्र पर ध्यान दिया। जी हाँ, डॉक्टर साहब ने महारानी एलिजाबेथ को भी पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने कहा कि यदि अधिकार मांगने से नहीं मिलता तो हम अधिकार का चयन खुद ही करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब हम विकसित मधेश बनाएंगे जिसमें लोगों के पास अधिकार होगा जो बाकी सबको मिला है। अपने अधिकार के लिए हमें किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। उनकी इस पहल में वो अकेले नहीं थे, बल्कि पूरा गांव उसी खुशी और जोश के साथ उनके साथ खड़ा हुआ था। उनकी पुस्तकों में भी मधेश के विकास के लिए बहुत कुछ लिखा था। धीरे धीरे डॉक्टर साहब का वो सपना सच होने लगा जो उन्होंने देखा था, जिसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया था। उस महान इंसान को मेरा शत शत नमन, जिसने अपनी जन्मभूमि के बारे में सोचा और उसको आगे बढ़ाने के लिए हर वो कोशिश की जो असंभव सी थी। तो दोस्तों ये थी मधेश के डॉक्टर साहब यानी कि सीके राउत की कहानी। आपको ये कहानी और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। इनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं उसके लिए भी लिख सकते हैं आप। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय, टेक केयर।